दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उच्च स्तर की ऊर्जा स्तरीय युद्धकला। मामले को ज्यादा मत बढ़ाओ। जिस व्यक्ति को तुम दोनों रोकना चाह रहे हो वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसकी पहचान बहुत विशेष है। यहां तक कि चौथे राजकुमार भी उसको दुश्मन बनाने से डरते हैं। आकर्ष के साथ आए दोनों सुरक्षाकर्मियों ने दोनों सैनिकों को ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर कहा। यह सुनते ही दोनों सैनिकों का चेहरा पीला पड़ने लगा। चौथा राजकुमार इस पूरे साम्राज्य का ऐसा व्यक्ति था जिसको कुछ भी कहने से पहले लोग 1000 बार सोचते थे। इसलिए नहीं कि चौथा राजकुमार ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे राजा का प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त था। अब इतना समर्थन प्राप्त होने के बाद भी अगर राजकुमार उनके सामने खड़े व्यक्ति से डर रहा था तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति में कुछ तो विशेष बात होनी चाहिए थी। सैनिकों ने अब आकर्ष का रास्ता छोड़ दिया, जिसके बाद दोनों सुरक्षाकर्मियों ने अपना सिर झुकाकर आकर्ष को आगे बढ़ने का इशारा किया। वैसे जब आकर्ष उस दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था तब उसकी बातें सुरक्षाकर्मी भी सुन रहे थे। इसलिए जैसे ही उन्हें उस व्यक्ति की सच्चाई पता चली एक बार के लिए, तो दोनों का ही मन किया कि उस व्यक्ति को वही खत्म कर दे। लेकिन दोनों मजबूर थे। वह व्यक्ति यहाँ पर उनका मेहमान बनकर आया था और अपने मेहमान के ऊपर वह प्रहार नहीं कर सकते थे। इसलिए दोनों ने जानबूझकर आकर्ष को उस व्यक्ति को खत्म करने दिया। खैर, यह बात आकर्ष भी समझ चुका था, तो उसने दोनों सुरक्षाकर्मियों से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसने नीलामी घर में प्रवेश किया। उसके साथ बाकी जितने भी मेहमान आए थे उन्होंने उससे दूरी बना ली थी। कारण यह था कि उन्हें आकर्ष से डर लग रहा था। नीलामी घर दिखने में ज्यादा खास नहीं था। बाहर से देखने में तो वह सामान्य ही लग रहा था, लेकिन अंदर प्रवेश करने के बाद आकर्ष ने पाया कि वह कितना भव्य था। दोनों सुरक्षाकर्मी उसे लेकर दूसरी मंजिल पर मौजूद सबसे पहले कमरे में आ गए। यह कमरा मेहमानों के लिए था। जब आकर्ष ने भीतर प्रवेश किया तो पाया कि वहां पर पहले से ही एक महिला नौकरानी खड़ी थी। आकर्ष के स्थान ग्रहण करते ही नौकरानी ने उसे दिव्य औषधीय जल परोस दिया। यह दिव्य औषधीय जल देव ऊर्जा से परिपूर्ण था। जैसे ही आकर्ष ने उसकी पहली घूंट ली, उसे अपने पूरे शरीर में देव ऊर्जा महसूस होने लगी। काफी अच्छा औषधीय जल है। आकर्ष ने उस दिव्य जल की प्रशंसा करते हुए कहा। यह हमारे अग्रवाल परिवार के तीसरे छोटे प्रमुख के द्वारा बनाया गया है। हालांकि यह किसी भी योद्धा के ऊर्जा स्तर में विशेष वृद्धि नहीं करता, लेकिन यह थोड़ी मात्रा में देव ऊर्जा प्रदान करता है। नौकरानी ने जवाब दिया। अग्रवाल परिवार का तीसरा छोटा प्रमुख? लगता है तीसरे छोटे प्रमुख को शोध करने का बहुत शौक है। आकर्ष ने पूछा। जी, उन्हें रसायनों के साथ परीक्षण करना पसंद है, नौकरानी ने जवाब दिया। वैसे यह नीलामी घर किस प्रकार का है? संरचना और विभिन्न प्रकार के कक्षों की कुछ जानकारी दे सकती हो? आकर्ष ने पूछा। जी बिल्कुल, नौकरानी ने जवाब दिया और फिर विस्तार से उस नीलामी घर के विभिन्न कक्षों के बारे में बताने लगी। नौकरानी के अनुसार नीलामी घर में कुल 3 प्रकार के कक्ष थे। निम्न श्रेणी के कक्ष, मध्य श्रेणी के कक्ष और उच्च श्रेणी के कक्ष। इनमें जो उच्च श्रेणी के कक्ष थे वहां पर सुविधा सबसे अच्छी थी। इनमें सिर्फ गरुड़ साम्राज्य के शाही परिवार और उच्च श्रेणी के साम्राज्यों के शाही परिवार को ही जाने की अनुमति थी। इसके बाद जो मध्य श्रेणी के कक्ष थे, इनमें मध्य श्रेणी के साम्राज्यों के शाही परिवारों को रुकने की अनुमति थी। आकर्ष इस समय इसी मध्य श्रेणी के सबसे पहले कक्ष में बैठा था। नौकरानी से यह जानकारी पाकर आकर्ष को थोड़ा अजीब लगा। इतना तो उसे पता था कि सराय के मैनेजर ने उसकी ताकत और उसकी पहचान के बारे में अपना अनुमान लगा लिया होगा, लेकिन वह उसे इतना विशेष समझेगा इसकी उसे उम्मीद नहीं थी।
मध्य श्रेणी का सबसे पहला कक्ष उसे दिया गया था, यानी कि उसकी तुलना मध्य श्रेणी के साम्राज्यों के शाही परिवारों से की जा रही थी। यह कहीं से भी सामान्य तो नहीं था। मध्य श्रेणी का कक्ष दूसरी मंजिल पर था। यहाँ पर खिड़कियां बनी हुई थी जिससे नीचे देखा जा सकता था, लेकिन नीचे से कोई भी ऊपर नहीं देख सकता था क्योंकि आगे एक आवरण लगा हुआ था। थोड़ी ही देर में एक महिला मंच पर आई और उसके बाद नीलामी की शुरुआत हुई। एक के बाद एक सामान मंच पर आ रहा था और अलग अलग लोग उसके लिए अलग अलग बोलियां लगा रहे थे। आकर्ष बस अपने कमरे में बैठकर इन बोलियों को लगते देख रहा था। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। आकर्ष अभी भी अपने कमरे में आराम से बैठा था। अभी तक उसने एक भी सामान की बोली नहीं लगाई थी क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सामान आया ही नहीं था जिसमें उसकी दिलचस्पी हो। इस नीलामी घर की तीसरी मंजिल पर उच्च श्रेणी के कक्ष थे जहां पर शाही परिवार बैठ सकता था। ऐसे ही एक कक्ष में इस समय एक जवान अवस्था का आदमी और एक मध्य अवस्था का आदमी बैठा था। उनकी एक तरफ एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी भी खड़ा हुआ था। राजकुमार सूर्यवर्धन, इस महीने की नीलामी में कुछ भी विशेष नहीं है। अगर आपको कोई सामान चाहिए तो आप सीधा मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको वह सामान लाकर दे दूंगा। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने बड़े ही विनम्र स्वर में सामने बैठे जवान अवस्था के आदमी से कहा, सामान में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस ऐसे ही मनोरंजन के लिए यहाँ पर आया हूँ। थोड़ी देर नीलामी देखूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। आपको इसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जवान अवस्था के आदमी ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि साम्राज्य का 13वां राजकुमार सूर्यवर्धन था। राजकुमार की बात सुनकर बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने फिर से निवेदन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह अपना मुंह खोल पाता उससे पहले ही मध्य अवस्था के आदमी ने कर्कशता से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। बुजुर्ग अवस्था का आदमी महामंत्र मंडल के पहले स्तर का योद्धा था, मगर जैसे ही उस पर उस मध्य अवस्था के आदमी की नजर पड़ी, वह घबराने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी विशालकाय अजगर ने उसे जकड़ दिया है। माफ करें, मैं अब चलता हूं। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने सिर्फ इतना सा जवाब दिया और वहां से जाने लगा। इस समय उसका चेहरा डर से पूरा पीला पड़ा हुआ था। उसे स्पष्ट रूप से तो पता नहीं था, लेकिन इतना जरूर पता था कि वहां पर जो मध्य अवस्था का आदमी बैठा था उसकी ताकत महामंत्र मंडल के चौथे स्तर में थी। गरुड़ साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली योद्धा महामंत्र मंडल के 5वें स्तर के योद्धा थे। इनकी संख्या सिर्फ 2 थी। इसके बाद महामंत्र मंडल के चौथे स्तर के कुल 10 योद्धा थे, जिनमें अधिकांश प्रत्यक्ष रूप से राजा के लिए काम करते थे। राजा का चौथा और 7वां बेटा, इनसे राजा को बहुत उम्मीद थी। इसलिए उसने दोनों की सुरक्षा के लिए एक महामंत्र मंडल के चौथे स्तर के योद्धा को रखा था। बुजुर्ग अवस्था का यह आदमी अग्रवाल परिवार की तरफ से इस नीलामी घर का संचालन किया करता था। अग्रवाल परिवार से सीधा जुड़ा होने के कारण उसे शाही परिवार के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी, लेकिन उसने इस मध्य अवस्था के आदमी को पहले कभी भी नहीं देखा था। साम्राज्य में सिर्फ 10 योद्धा थे, लेकिन उनमें से एक भी योद्धा को राजा ने अपने 13वें बेटे के साथ नहीं रखा था। तो मतलब बिल्कुल साफ था। अभी जो व्यक्ति राजकुमार के साथ बैठा हुआ था, राजकुमार ने उसे अपने बल पर अपने पक्ष में शामिल किया था। यह बात समझ में आते ही उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के चेहरे पर डर और भी ज्यादा गहरा हो गया। जिस प्रकार देशमुख परिवार चौथे राजकुमार का समर्थन करता था क्योंकि चौथे राजकुमार की मां देशमुख परिवार के कुल प्रमुख की बहन थी, बिल्कुल उसी तरह अग्रवाल परिवार 7वें राजकुमार का समर्थन करता था क्योंकि 7वें राजकुमार की मां अग्रवाल परिवार के कुल प्रमुख की बहन थी। चाहे देशमुख परिवार हो या फिर अग्रवाल परिवार, दोनों में से किसी ने भी आज तक 13वें राजकुमार को गंभीरता से नहीं लिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि इस राजकुमार की मां को किसी का भी समर्थन प्राप्त नहीं था। इसलिए कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि यह राजकुमार भी कभी सिंहासन पर बैठ सकता है।
ऊपर से राजा खुद इस राजकुमार से नफरत किया करता था क्योंकि उसके हिसाब से यह उसका बेटा नहीं था। लेकिन उस मध्य अवस्था के आदमी को देखकर बुजुर्ग अवस्था के आदमी को समझ में आ गया था कि 13वां राजकुमार भी छुपकर अपनी सेना तैयार कर रहा है और सिंहासन पर बैठने की पूरी योजना बना रहा है। उसने जल्दी से अपनी अंगूठी में से एक टोकन निकाला और उस पर कुछ संदेश लिखकर अग्रवाल परिवार के पास भेज दिया। वो जल्द से जल्द इस बारे में अग्रवाल परिवार को बताना चाहता था ताकि सभी 13वें राजकुमार से सतर्क हो जाएं। दूसरी तरफ नीलामी काफी तेजी से हो रही थी। अब तक अधिकांश सामान बिक चुका था। अब जाकर उस सामान की नीलामी होने को आई थी जिसका आकर्ष इंतजार कर रहा था। पहले उसे लग रहा था कि उच्च श्रेणी की एक ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला की नीलामी होगी, लेकिन नौकरानी से उसे पता चला कि एक नहीं बल्कि 5 मध्य श्रेणी की युद्ध कलाओं की नीलामी होने वाली है। पहली ही ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला की शुरुआती कीमत परम श्रेणी के 10,000 देवमणियों से लगाई गई। हर बार 5,000 परम श्रेणी के देवमणियों से बोली लगाई जा सकती थी। वैसे तो सभी योद्धाओं के पास ऊर्जा स्तरीय युद्ध कलाएं होती थी, लेकिन इस प्रकार की युद्ध कलाएं वापस बिकती भी बहुत महंगी थी। इस कारण हर कोई इन्हें संसाधन के रूप में जमा करता था। थोड़ी ही देर में पहली ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला बिक गई जिसकी पूरी कीमत 90,000 परम श्रेणी के देवमणियों से लगाई गई। उसके बाद दूसरी युद्ध कला की बारी आई। अब की बार भी शुरुआती कीमत 10,000 परम श्रेणी के देवमणियों से लगाई गई। यह पूरे 80,000 परम श्रेणी के देवमणियों में बिकी। आकर्ष ने अभी तक एक भी बोली नहीं लगाई थी। वह सबसे आखिर वाली ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला के लिए बोली लगाने वाला था। थोड़ी ही देर में तीसरी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला की बारी आ गई। यह वाली ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला पूरे 65,000 परम श्रेणी के देवमणियों में निम्न श्रेणी में बैठे एक व्यक्ति ने खरीदी। इसके थोड़ी ही देर बाद चौथी ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला भी बिक गई। अब बारी थी 5वीं ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला की। जैसे आकर्ष अभी तक आराम से बैठा था, वैसे ही बहुत सारे योद्धा इस आखिरी वाली युद्ध कला के लिए इंतजार कर रहे थे। नीलामी घर का नियम बहुत सरल था। सबसे पहले कम कीमती वस्तु की नीलामी होती थी और जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ती थी, असली वस्तुओं को आगे लाया जाता था। इसलिए सभी का यही सोचना था कि जो आखिरी वाली ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला होगी वह सबसे खास होगी। परम श्रेणी के 10,000 देवमणि। जैसे ही नीलामी शुरू हुई, इस बार आकर्ष ने सबसे पहले बोली लगाई। अभी तक माहौल उत्साह से भरा था, लेकिन जैसे ही उसने बोली लगाई तो सभी का ध्यान मध्य श्रेणी के सबसे पहले कमरे की तरफ चला गया। अधिकांश ने आकर्ष को देखा था और वह जानते थे कि वह कितना खतरनाक है। आखिरकार उसने नीलामी घर के बाहर सैनिकों और कर्मचारियों की मौजूदगी में एक मेहमान को मारा था। सामान्य व्यक्ति तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। 15,000 परम श्रेणी के देवमणि। अधिकांश को आकर्ष के बारे में पता था, लेकिन जो मेहमान सीधा ही नीलामी घर में आए थे उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो उनमें से कुछ बिना एक भी पल का विचार किए नीलामी लगाने लगे। 30,000 परम श्रेणी के देवमणि। आकर्ष ने अपनी अगली बोली लगाई। वैसे तो 5,000 परम श्रेणी के देवमणियों की बोली लगानी जरूरी थी, लेकिन आकर्ष इस खेल में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, तो उसने सीधे 30,000 परम श्रेणी के देवमणियों की बोली लगा दी। अधिकांश लोगों को लग रहा था कि अब मध्य श्रेणी के कक्षों में बैठा कोई व्यक्ति ही बोली लगाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मध्य श्रेणी में जितने भी मेहमान बैठे थे उन्हें पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि आकर्ष ने नीलामी घर के बाहर क्या किया था, तो उनमें से किसी ने भी आकर्ष के साथ बोली लगाकर अपने लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश नहीं की। इस कारण थोड़ी ही देर में सभी लोगों को पता चल गया कि मध्य श्रेणी के पहले कक्ष में बैठा व्यक्ति कोई खास व्यक्ति होगा। क्या कोई और इससे बड़ी बोली लगाना चाहेगा? नीलामी करवाने वाली महिला ने पूछा। लेकिन इसके बावजूद किसी के भी तरफ से कोई बोली नहीं लगाई गई। महिला आखिरी घोषणा करने का सोच रही थी कि तभी उच्च श्रेणी के एक कक्ष की खिड़की खुली। यह देखकर महिला की आंखें चमक उठी।
उसे लगा कि शायद उच्च श्रेणी के कक्ष में बैठा कोई व्यक्ति बोली लगाना चाहेगा। जब यह खिड़की खुली तो आकर्ष भी अपने कमरे से उस कमरे की तरफ देख रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि इतनी छोटी नीलामी में शाही परिवार का कोई सदस्य भाग क्यों लेगा। नीलामी घर में बैठे बाकी सभी मेहमानों के मन में भी यही सवाल चल रहा था। महिला ने कुछ देर तक तो इंतजार किया, लेकिन जब उसने देखा कि उच्च श्रेणी के कक्ष में बैठे मेहमान का बोली लगाने का कोई भी इरादा नहीं है, तो उसने आखिरी घोषणा कर दी और इस तरह मध्य श्रेणी की वह ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला आकर्ष को हासिल हो गई। इस प्रकार की युद्ध कला दुर्लभ नहीं थी, लेकिन कीमती फिर भी थी क्योंकि यह ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला थी। इस समय उच्च श्रेणी के कक्ष में बैठा राजकुमार भी हैरान था। उसे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि जो व्यक्ति अपने आप को किसी बड़े गुरुकुल का शिष्य बता रहा था वह भला एक मध्य श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे चौथे भाई को बस कोई गलतफहमी हुई हो? लेकिन वह बहुत चालाक है। इतनी आसानी से कोई भी उसे मूर्ख नहीं बन सकता। पर यह बात भी है कि किसी बड़े गुरुकुल का शिष्य इस प्रकार की युद्ध कला में दिलचस्पी तो नहीं लेगा। राजकुमार ने अपने आप से कहा। इस समय आकर्ष अपने कमरे में बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। मन ही मन वह इस बात के लिए खुश था कि आखिरकार उसे एक मध्य श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला हासिल हो गई। महोदय, राजकुमार सूर्यवर्धन आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक इसी समय पर आकर्ष को अपने कक्ष के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी की थी। आवाज सुनकर आकर्ष नौकरानी की तरफ देखने लगा। उसे यह जानना था कि यह बुजुर्ग अवस्था का आदमी है कौन। यह इस नीलामी घर के संचालनकर्ता चैन सिंह है। नौकरानी ने जवाब दिया। नीलामी घर का प्रमुख खुद राजकुमार सूर्यवर्धन का संदेश लेकर आया है। क्या इसका कारण ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला है? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया। सबसे अधिक संभावना इसी बात की लग रही थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब वह बोली लगा रहा था तब उच्च श्रेणी के एक कक्ष की खिड़की खुली थी। इस हिसाब से उस कक्ष में राजकुमार सूर्यवर्धन ही होना चाहिए था। दरवाजा खोलो, आकर्ष ने नौकरानी से कहा। नौकरानी ने तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाया और दरवाजा खोला। बाहर 3 लोग खड़े थे। एक जवान अवस्था का आदमी, एक मध्य अवस्था का आदमी और एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने आकर्ष को आवाज लगाई थी तो इससे आकर्ष को पता चल गया था कि वही नीलामी घर का प्रमुख चैन सिंह होना चाहिए। जो जवान अवस्था का आदमी था उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे और कपड़ों पर सोने की नक्काशी थी जो बताने के लिए पर्याप्त थी कि वही राजकुमार सूर्यवर्धन होना चाहिए। सबसे आखिर में जो मध्य अवस्था का आदमी था वह राजकुमार का अंगरक्षक था। राजकुमार को देखने के बावजूद आकर्ष ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपने स्थान पर आराम से बैठ रहा। अब जैसे सामान्य तौर पर किसी भी राजकुमार का अंगरक्षक इस बात पर गुस्सा होता था, सूर्यवर्धन के अंगरक्षक ने कोई गुस्सा नहीं किया। शायद से सूर्यवर्धन ने उसे पहले ही समझा दिया होगा कि उसे कमरे के भीतर किस प्रकार से बर्ताव करना है। खुद सूर्यवर्धन भी आकर्ष के इस बर्ताव को देखकर हैरान नहीं था। माफ करना, आपको इस तरह से परेशान कर रहा हूं। बस आपसे मिलने का मन किया तो यहां चला आया। राजकुमार सूर्यवर्धन ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। कोई बात नहीं, अपना स्थान ग्रहण करें, आकर्ष ने राजकुमार से कहा। जब राजकुमार इतने विनम्र स्वर में बात कर रहा था तो वह भी उसके साथ सामान्य तरीके से ही बात करने की कोशिश कर रहा था। चैन सिंह, आप अब यहां से जाइए। मुझे इन महोदय से एकांत में कुछ बात करनी है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने चैन सिंह और नौकरानी की तरफ देखते हुए कहा। दोनों ने इस पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई और तुरंत वहां से बाहर चले गए। मैं आपको क्या कहकर संबोधित कर सकता हूं महोदय? राजकुमार सूर्यवर्धन ने अब आकर्ष की तरफ देखते हुए पूछा। आकर्ष ने जवाब दिया।
तो आपका नाम आकर्ष है। मिलकर अच्छा लगा। मैं साम्राज्य का राजकुमार सूर्यवर्धन हूँ। आकर्ष भाई, मैंने सुना है कि 5 से 6 दिन पहले मेरा चौथा भाई वंश आपसे मिलने आया था। राजकुमार ने घनिष्ठता दिखाते हुए आकर्ष से सवाल किया। बिल्कुल आया था, पर जितना मुझे याद है तो उस समय बाहर का कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। लगता है अग्रवाल परिवार की सराय में कुछ लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं। आकर्ष ने जवाब दिया। इतना तो उसे भी पता था कि जब राजकुमार वंश उससे मिलने आया था तो उस दौरान उसके साथ उसका अंगरक्षक भी था। अंगरक्षक काफी शक्तिशाली योद्धा था। सवाल ही नहीं था कि कोई बाहर का व्यक्ति चोरी छुपकर उनकी बातें सुन ले। सिर्फ एक संभावना थी कि सराय का ही कोई व्यक्ति जो उस समय वहां पर मौजूद हो उसने इस बारे में 13वें राजकुमार सूर्यवर्धन को बताया हो। आपका अनुमान सही है आकर्ष भाई। सराय का मैनेजर मेरा ही व्यक्ति है। एक प्रकार से आप उसे मेरा जासूस कह सकते हैं। राजकुमार सूर्यवर्धन ने कहा। अपने जासूस का नाम आप मुझे बता रहे हैं? क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि मैं आगे किसी और को इस बारे में बता सकता हूं? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल बता सकते हैं। पर क्या आप बताएंगे? जवाब देने की जगह राजकुमार सूर्यवर्धन ने वापस आकर्ष से ही सवाल किया। मेरे पास इतना खाली समय भी नहीं है कि एक पक्ष की बातें दूसरे पक्ष के आगे करूं। आकर्ष ने जवाब दिया। इस बीच उसने महसूस किया कि राजकुमार के साथ आया मध्य अवस्था का आदमी अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसका निरीक्षण कर रहा था। राजकुमार, यह व्यक्ति सच में ही 100 वर्ष से कम उम्र का है। इसके ऊर्जा स्तर का तो मुझे कुछ भी पता नहीं है क्योंकि इसने एक विशेष तकनीक की मदद से अपने ऊर्जा स्तर को छुपा रखा है। साथ में मैं इस पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इसके आत्मा मंडल को कोई चीज बचा रही है। मेरे विचार से इसको पता चल चुका है कि मैं इसका निरीक्षण कर रहा हूं। मध्य अवस्था के आदमी ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर राजकुमार से कहा। वैसे तो राजकुमार को पहले से ही उम्मीद थी कि आकर्ष विशेष होगा, लेकिन फिर भी सच्चाई जानकर वह चौंक पड़ा। लगता है आप भी अपने चौथे भाई के जैसे यहाँ पर मेरा निरीक्षण करने आए हैं। गुस्सा होने की जगह आकर्ष ने थोड़े गंभीर स्वर में राजकुमार से पूछा। इस हरकत के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ कम से कम उसका निरीक्षण तो मैं कर सकता हूँ। तो मेरा अधिकार है। राजकुमार ने अपने पक्ष से सफाई देते हुए कहा। लेकिन इस बार आकर्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। राजकुमार समझ गया कि आकर्ष को जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने मेरे चौथे भाई को यह बताया कि आप किसी बड़े गुरुकुल से हो, पर आप एक मध्य श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला में दिलचस्पी दिखा रहे हो। यह कुछ अजीब नहीं है? राजकुमार ने पूछा। मैं यहाँ पर नीलामी देखने आया था। सोचा था कि यहाँ पर कुछ काम की वस्तु मिल जाएगी, लेकिन कुछ भी काम का नहीं था। आखिर में बस एक ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला बची थी तो मैंने उस पर ही दांव लगाने की कोशिश की। मैं तो बस खेल रहा था, लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई। इस कारण मुझे मजबूरी में इस ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला को खरीदना पड़ा। वैसे सच कहूं तो मुझे ऊर्जा स्तरीय युद्ध कलाओं को संरक्षित करने का शौक है। यह ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला इतनी खास तो नहीं है, पर इस पर पैसे खर्च किए हैं तो इसे फेंक भी नहीं सकता। आकर्ष ने जवाब दिया। राजकुमार ने उस पर कोई संदेह नहीं किया क्योंकि अमीर लोगों के शौक ऐसे ही होते थे। तो यह बात है। वैसे अगर आपको ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला में दिलचस्पी है तो मैं आपको एक उच्च श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला दे सकता हूं। राजकुमार ने हल्का मुस्कुराते हुए आकर्ष को प्रस्ताव दिया। एक उच्च श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला? जितना मुझे पता है तो इस पूरे साम्राज्य में सिर्फ एक ही उच्च श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला है। शाही परिवार के पास यह युद्ध कला है,
जिसको शाही परिवार के मुख्य वंशजों के अलावा और कोई भी नहीं सीख सकता। क्या आप यह युद्ध कला मुझे देकर मुझे शाही परिवार के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं? आकर्ष ने कहा। उच्च श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कलाओं को भूवर्ग की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला भी कहा जाता था। वही जो स्वर्ग वर्ग की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कलाएं थी, उन्हें परम श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कलाएं कहा जाता था। राजा ने अपने साम्राज्य और परिवार की इकलौती उच्च श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला को बाहर जाने से रोक रखा था। अगर आकर्ष इस ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला को हासिल करता है तो पूरा शाही परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो सकता था और तब आकर्ष के लिए और ज्यादा परेशानियां खड़ी हो सकती थी। अब वो कोई मूर्ख तो था नहीं कि सब कुछ जानते हुए भी इस प्रकार की परेशानी अपने लिए खड़ी करता। निर्माण विधि और युद्ध कला का सौदा। शाही परिवार ने आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिया है जो मैं दूसरों के साथ उसे साझा कर सकूं। शाही परिवार बस नाम के लिए मेरा परिवार है। सच्चाई तो यह है कि परिवार के अंदर जिस ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला को सीखने की अनुमति प्रत्येक सीधे वंशज को है, वही युद्ध कला मेरे लिए निषेध है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने कहा। मैं कुछ समझा नहीं। आप भी तो राजा के ही बेटे हैं। फिर आपके लिए इस युद्ध कला को निषेध क्यों किया गया है? आकर्ष ने पूछा। उसे यह बात तो पता थी कि राजा राजकुमार सूर्यवर्धन को अपना बेटा नहीं मानता है, लेकिन यह बात अभी भी उसे समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हो गया था कि राजा के मन में अपने ही बेटे के प्रति इतनी ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी। बहुत लंबी कहानी है आकर्ष भाई। इन सब की शुरुआत मेरे जन्म से पहले हुई थी। मेरी माँ की शादी जब मेरे पिता से हुई, उस समय उन्हें मेरी माँ से नफरत थी। जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने आरोप लगाया कि मैं उनका खून नहीं हूँ। अगर एक सामान्य परिवार में पिता अपने ही बेटे पर इस प्रकार का आरोप लगाए तो किसी तरह से बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन शाही परिवारों में इतनी आसानी से बड़ा होना संभव नहीं होता। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कब किस पल कौन आपको कहीं से मार दे। सच कहूं तो मुझे सबसे फर्क भी नहीं पड़ता। शुरुआत में मैं बस अपने पिता का प्यार चाहता था। मैंने हर संभव कोशिश की कि मेरे पिता का ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं, लेकिन उनकी आंखों में मैंने अपने लिए हमेशा नफरत ही देखी। मुझे लगा कि अगर मैं शक्तिशाली बन जाऊं, तब शायद मेरे पिता की नजर मुझ पर पड़े। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे भी परिवार की वही ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला सीखनी है जिसका अभ्यास बाकी राजकुमार करते हैं, तो मेरे पिता ने इसके लिए साफ मना कर दिया। उस दिन मुझे समझ में आया कि यह परिवार मेरे लिए है ही नहीं। मैं गुस्से से भर चुका था, लेकिन क्या किया जा सकता था? ताकत हासिल करने के लिए भी एक आधार का होना जरूरी था, और मेरे पास तो आधार के नाम पर कुछ नहीं था। हर समय मेरे मन में बस यही बात चलती रहती कि जब मेरे पिता को मेरी माँ पर इतना ज्यादा शक था तो उन्होंने मेरी माँ से शादी ही क्यों की? अगर उन्हें बचपन से पता था कि मैं किसी और का खून हूं तो मुझे शाही परिवार में क्यों रखा? पैदा होने से पहले मैंने तो इस बात का फैसला नहीं किया था कि मुझे किसका खून होना है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने गुस्से से भरे शब्दों में कहा। उसके शब्द कठोर थे और कर्कशता से भरे थे। आकर्ष बस चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। पूरे समय वह राजकुमार सूर्यवर्धन के चेहरे के भाव पढ़ रहा था, जिससे एक बात तो उसे समझ में आ चुकी थी कि बचपन से लेकर आज तक राजकुमार सूर्यवर्धन ने बहुत कुछ सहा था। इसमें संसाधन ना मिलना तो सबसे आखिर में था। सबसे बड़ी चीज तो अपमान थी। कोई भी इंसान किसी भी स्थिति में जिंदा रह सकता है, लेकिन अपमान से भरे जीवन को जीना किसी के भी लिए संभव नहीं होता। जहर भी असर दिखाने में समय लगाता है, लेकिन अपमान एक ऐसा जहर था जो जिंदा होते हुए भी व्यक्ति को अंदर से मार देता था। माफ करना। भावनाओं में मैं कुछ ज्यादा ही कहा गया। राजकुमार सूर्यवर्धन ने आकर्ष से कहा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही होगी। आकर्ष ने जवाब दिया। धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, मैं जिस ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला की बात कर रहा हूं वह मेरे परिवार के द्वारा दी गई नहीं है।
यह युद्ध कला मुझे यह कैसे व्यक्ति के द्वारा दी गई थी जो मेरी माँ को जानता था। उससे मेरी मुलाकात 1 साल पहले हुई। तब वह मरने की स्थिति में था। उस दिन मुझे सच्चाई पता चली कि मेरे वास्तविक पिता गरुड़ साम्राज्य के राजा ही है। यह व्यक्ति मेरी माँ को बचपन से जानता था। उसने बताया कि राजा मेरी माँ से नफरत इसलिए करता था क्योंकि उसे इस व्यक्ति से जलन होती थी। जब इस व्यक्ति को पता चला कि मेरी माँ मर चुकी है तो वह मेरी माँ से मिलने आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वह आ रहा था तब उसे रास्ते में एक दिव्य क्षेत्र में यह ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला मिली। मरने से पहले उसने यह युद्ध कला मुझे सौंपी और कहा कि मैं खुद आत्मनिर्भर बनूं ताकि मुझे दूसरों के समर्थन की आवश्यकता ना पड़े। जब वह व्यक्ति मर गया तब मुझे समझ में आया कि मैं आज तक बेकार वस्तुओं के पीछे भाग रहा था। मैं उस चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहा था जिस पर मेरा अधिकार ही नहीं था। मेरे पिता का प्यार कभी मेरे लिए था ही नहीं, तो मैं उसे हासिल क्यों करूं? मुझे बस लोगों की नजरों में यह साबित करना था कि मेरी माँ ने कोई भी गलती नहीं की थी। इसके लिए एकमात्र रास्ता यह था कि मैं सिंहासन हासिल करूं। सिर्फ तभी मैं राजा का घमंड तोड़ सकता हूं और उसे बता सकता हूं कि अपने पंख फैलाने के लिए मुझे उसके संरक्षण की जरूरत नहीं है। महल के दास दासी मेरे चेहरे पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब मैं चला जाता हूं तब हर कोई मेरे पीठ पीछे यही बात करता है कि मैं राजा का नाजायज बेटा हूं। मेरी माँ के उस दोस्त ने मरने से पहले विवेक को 1000 सालों के लिए मेरे पास रुकने को कहा। तब से विवेक मेरे अंगरक्षक है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने जवाब दिया और साथ में अपने पास में बैठे मध्य अवस्था के आदमी की तरफ इशारा किया। यही मध्य अवस्था का आदमी था विवेक। विवेक महामंत्र मंडल के चौथे स्तर के योद्धा है। मेरे पिता ने कभी मेरी सुरक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया, पर अब मुझे उनकी सुरक्षा की जरूरत भी नहीं है जब तक कि विवेक मेरे साथ है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने आकर्ष से कहा। आकर्ष ने जब उसकी पूरी बात सुनी तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मध्य अवस्था का आदमी महामंत्र मंडल का योद्धा होगा, पर जिस चीज की उसने उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि राजकुमार सूर्यवर्धन अपने खुद के दम पर अभी तक शाही महल में जीवित था। बाकी सब चीज तो ठीक है। आपकी कहानी से समझ में आ रहा है कि आपने क्या कुछ सहन किया होगा, लेकिन अभी भी मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि अपनी उच्च श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला आप मुझे क्यों देना चाहते हैं। क्या आपको मुझसे कोई काम करवाना है? आकर्ष ने पहले तो राजकुमार सूर्यवर्धन की पूरी बात सुनी और फिर अपना सवाल किया। काम करवाना है, यह बात सच है, पर आपने यह सवाल किया है, यह थोड़ा अजीब है। क्या इसका मतलब मैं यह समझूं कि आप किसी बड़े गुरुकुल के शिष्य नहीं हैं और आपने मेरे चौथे भाई से जो कुछ भी कहा था वह झूठ है? राजकुमार सूर्यवर्धन ने वापस आकर्ष से ही सवाल किया। आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं जो कुछ भी कहता हूं वह बहुत सोच समझकर कहता हूं। अगर मैं पहचान भी उजागर कर रहा हूं तो उसका कोई कारण होगा। इसीलिए तो मैंने किसी को भी अपना नाम नहीं बताया पर आपको अपना नाम बताया। खैर, अभी विषय यह नहीं है। विषय यह है कि आप मुझसे काम क्या करवाना चाहते हैं? आकर्ष ने पहले तो राजकुमार सूर्यवर्धन के सवाल का जवाब दिया और फिर अपना सवाल पूछा। उसके सवाल को सुनकर राजकुमार सूर्यवर्धन कुछ पलों के लिए चुप हो गया। इतना तो उसे भी समझ में आ चुका था कि आकर्ष ने जानबूझकर अपना नाम उजागर किया था। मैं चाहता हूं कि आप 373 साम्राज्यों के महामुकाबले में भाग ले। आपकी प्रतिभा और ताकत के साथ मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इस मुकाबले में अच्छा स्थान हासिल करना कोई मुश्किल काम होगा। बल्कि मुझे तो इस बात की भी उम्मीद है कि आप पहला स्थान हासिल कर सकते हैं। राजकुमार सूर्यवर्धन ने जवाब दिया। मुकाबले में भाग लेना, इसकी कोई खास वजह? यह असली कारण नहीं है। आपको चाहिए क्या, यह बताइए? आकर्ष ने पूछा। मुझे आपके साथ एक सौदा करना है।
राजकुमार सूर्यवर्धन ने जवाब दिया। सौदा? कैसा सौदा? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल इसी प्रकार का एक सौदा उसने तब भी किया था जब वह अदितिगढ़ के क्षेत्रपाल से मिला था। फर्क बस इतना था कि उस समय निम्न श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला थी और इस बार उच्च श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला थी। आपने अद्वितीय भूमि के बारे में सुना होगा। यहाँ पर 3 शक्तिशाली गुरुकुलों का शासन चलता है। पूर्णनाभ देव गुरुकुल, सुदर्शन देव गुरुकुल और नाग शक्ति देव गुरुकुल। मैं बस इतना चाहता हूं कि 373 साम्राज्यों के महामुकाबले में भाग ले और एक अच्छा स्थान हासिल करें। जब आप एक अच्छा स्थान हासिल करेंगे तो आपको मौका मिलेगा इन 3 देव गुरुकुलों में से किसी भी एक देव गुरुकुल का शिष्य बनने का। आपको उस समय नाग शक्ति देव गुरुकुल का शिष्य बनना होगा। राजकुमार सूर्यवर्धन ने जवाब दिया। लेकिन नाग शक्ति देव गुरुकुल है क्यों? कोई दूसरा गुरुकुल क्यों नहीं? आकर्ष ने पूछा। वह इसलिए क्योंकि नाग शक्ति देव गुरुकुल इन 373 साम्राज्य में से 13 उच्च श्रेणी के साम्राज्यों पर शासन करता है और उनमें से एक साम्राज्य हमारा गरुड़ साम्राज्य भी है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने जवाब दिया। क्या? यह जानकारी पाकर आकर्ष को आश्चर्य हुआ। उसे यहाँ पर आए हुए इतना समय हो गया था, लेकिन अभी तक उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि गरुड़ साम्राज्य जैसा उच्च श्रेणी का साम्राज्य भी किसी के अधीन हो सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा साम्राज्य एक उच्च श्रेणी का साम्राज्य जरूर है, लेकिन यह नाग शक्ति देव गुरुकुल के अधीन है। यह गुरुकुल हमें संरक्षण देता है, बदले में हम इन्हें कर देते हैं। तभी तो इन 373 साम्राज्यों के बीच में कभी भी लड़ाई नहीं होती। वरना आपको क्या लगता है? ताकत के लिए क्या यह साम्राज्य एक दूसरे को निशाना नहीं बना सकते? मैंने अभी आपको जो कुछ बताया है, यह हमारे साम्राज्य का एक ऐसा राज है जिसे सिर्फ शाही परिवार के सीधे वंशज ही जान सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर इस राज को मैं भी नहीं जानता, लेकिन बचपन से मेरे साथ जैसा व्यवहार हुआ है, उसके बाद मैंने हर जगह अपने जासूस बैठा दिए हैं और उन्हीं से मुझे यह जानकारी मिली। राजकुमार सूर्यवर्धन ने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे नाग शक्ति देव गुरुकुल में इसलिए शामिल होना है ताकि मैं गुरुकुल में बहुत जल्द अपने स्थान को ऊपर ले जा सकूं और समय पड़ने पर आपकी मदद कर सकूं ताकि आप सिंहासन ग्रहण कर सकें, है ना? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल, राजकुमार ने सीधा जवाब दिया। आपको नहीं लगता कि मैं एक अनजान व्यक्ति हूं और मुझ पर इतना विश्वास दिखाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है? इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे यह ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला लेने के बाद आपके एहसान को भूल जाऊं। आकर्ष ने पूछा। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं ऐसी स्थिति में हूं कि अगर मेरे पास से कुछ चला भी गया तो भी मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर प्राप्त करने के लिए सिंहासन है। अगर इस ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला के बदले में आपका समर्थन हासिल कर पाता हूं और आप राजा बनने में मेरी मदद करते हैं तो मेरे लिए यह उम्मीद की किरण के जैसा होगा। राजकुमार ने जवाब दिया। ठीक है। आपके शब्दों से मैं काफी हद तक प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी आपको क्यों लगता है कि मैं सिर्फ एक ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला के कारण आपके और शाही परिवार के बीच की इस लड़ाई में उतरने की कोशिश करूंगा? जैसा कि आपने कहा, अगर मैं इस मुकाबले में भाग लेता हूं और मुकाबले में पहला स्थान हासिल करता हूं तो मुझे तीनों गुरुकुलों की तरफ से निमंत्रण मिलेगा। मैं अपनी इच्छा से किसी भी गुरुकुल में शामिल हो सकता हूं। एक बार गुरुकुल में शामिल हुआ तो मुझे काफी आसानी से उच्च श्रेणी की ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला मिल सकती है। तो फिर मैं इस लड़ाई में आपका साथ क्यों दूं? आकर्ष ने पूछा। वह इसलिए क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा दे सकता हूं जो तीनों देव गुरुकुल भी नहीं दे सकते। राजकुमार ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष के चेहरे के भाव थोड़े से गंभीर हो गए। वह बड़े ही ध्यान से राजकुमार की तरफ देखने लगा।
इतना उसे पता था कि अगर इस प्रकार की बातें वो किसी भी राजकुमार के सामने करता तो अब तक राजकुमार अपना संतुलन खो बैठता और उस पर प्रहार करने की कोशिश कर देता। लेकिन राजकुमार सूर्यवर्धन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, यानी कि वह अपने प्रत्येक शब्द को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा था, जो साफ दिखा रहा था कि यह राजकुमार हद से ज्यादा शातिर है। फिर तो मैं अभी जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या वस्तु है जो 3 गुरुकुलों के पास नहीं है पर आपके पास है। आकर्ष ने शांत स्वर में कहा। अब की बार राजकुमार ने तुरंत जवाब नहीं दिया बल्कि अपने आप को पहले शांत किया। उसके बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मैं आपको महामंत्र गोली की निर्माण विधि दे सकता हूं। क्या? जैसे ही महामंत्र गोली शब्द आकर्ष के कानों में पड़ा, आकर्ष को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। महामंत्र गोली वह गोली थी जिसका इस्तेमाल महामंत्र मंडल के योद्धा कर सकते थे। यह बिल्कुल ऊर्जा मंत्र गोली के जैसी थी। अब जिस प्रकार ज्योतिर्बीज मंडल के योद्धा, जिनकी मंत्र मंडल में प्रवेश करने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती थी, वह ऊर्जा मंत्र गोली का इस्तेमाल करके मंत्र मंडल में प्रवेश कर सकते थे, बिल्कुल उसी तरह महामंत्र गोली एक ऐसी गोली थी जिसका इस्तेमाल करके वह योद्धा महामंत्र मंडल में प्रवेश कर सकते थे जो मंत्र मंडल में काफी लंबे समय से फंसे हुए हो। मंत्र मंडल के चरम पर पहुंचे हुए योद्धाओं के लिए तो यह अमृत के जैसी थी। सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि महामंत्र मंडल के योद्धाओं के लिए भी यह किसी अमृत से कम नहीं थी। इसका सेवन करके महामंत्र मंडल के योद्धा भी अपने ऊर्जा स्तर में कम से कम एक स्तर की वृद्धि कर सकते थे। भले ही यह सुनने में काफी छोटी वृद्धि लगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि मंत्र मंडल और महामंत्र मंडल में एक स्तर की वृद्धि करने में भी कई योद्धाओं को 100 सालों का समय लग जाता था। अब आकर्ष जिसके पास सिर्फ 1000 साल का समय था, उसके लिए यह बहुत बड़ी मदद हो सकती थी, क्योंकि अगर उसे एक स्तर की वृद्धि करने में भी 10 वर्ष का समय लगता है तो भी आगे बहुत सारे मंडल थे जिनको पार करने में उसकी पूरी जिंदगी बीत सकती थी। ऊपर से यहाँ पर राजकुमार सूर्यवर्धन उसे सिर्फ गोली नहीं दे रहा था बल्कि पूरी निर्माण विधि दे रहा था। महामंत्र गोली की निर्माण विधि कितनी दुर्लभ थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि महामंत्र गोली भी तीनों बड़े गुरुकुलों में आसानी से नहीं मिलती थी, अर्थात इस गोली का बड़ी संख्या में उत्पादन नहीं होता था, जिसका कारण यह था कि एक तो यह उच्च स्तर की गोली थी और दूसरा इसका निर्माण करने के लिए लोगों के पास निर्माण विधि ही नहीं थी। तीनों गुरुकुल भी जो गोलियां लेते थे वह गोलियां उन्हें अद्वितीय भूमि के आगे के क्षेत्र से खरीदनी पड़ती थी, जिनकी कीमत तो भारी होती ही थी, साथ में उन गोलियों के साथ कई शर्तों का भी पालन करना पड़ता था। आपके पास महामंत्र गोली को बनाने की निर्माण विधि है? अगर ऐसा है तो आप सीधा जाकर नाग शक्ति देव गुरुकुल से मदद क्यों नहीं मांग लेते? इस निर्माण विधि के साथ तो वह लोग आपकी काफी आसानी से मदद कर सकते हैं। उल्टा आपको इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है पहले ही दिन आपको राजा बनने में मदद कर दी जाए। आकर्ष ने पूछा। कोई भी सौदा करने से पहले वह सारे रास्तों का पता लगा लेना चाहता था जहां पर जाने की संभावना हो सकती थी। आखिरकार वो एक राजकुमार के साथ सौदा कर रहा था जो बहुत ज्यादा शातिर था। इतना लंबा जीवन जीने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि वह किसी भी प्रकार के व्यक्ति से लड़ाई कर सकता था, लेकिन शातिर लोगों से लड़ना आसान नहीं था। ताकतवर को तो हराया जा सकता था, उसके लिए बस ताकत हासिल करने की जरूरत थी, लेकिन जो व्यक्ति दिमाग से काम करें उसके लिए सारी संभावनाओं का पता लगाना पड़ता था कि वह कौन से समय पर कहां से प्रहार कर सकता है। राजकुमार सूर्यवर्धन भी ताकत से ज्यादा अपने दिमाग पर विश्वास करता था, इसलिए आकर्ष पहले ही पता लगा लेना चाहता था कि राजकुमार किस स्थिति में यह कदम उठा रहा है। मैं मदद ले सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि यह मदद मेरे लिए नहीं होगी। नाग शक्ति देव गुरुकुल ज्यादा रुचि इस निर्माण विधि में दिखाएगा। उनके लिए मुझे खत्म करके इस निर्माण विधि को हासिल करना आसान रहेगा। ऐसे में वह मेरी मदद करके अपना समय बर्बाद क्यों करेंगे? राजकुमार सूर्यवर्धन ने जवाब दिया।
जिसको सुनकर आकर्ष को समझ में आ गया कि राजकुमार यहाँ पर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि वह उसकी जरूरत है। अगर वह इस्तेमाल करता तो उसके पास दूसरे तरीके भी होते। ठीक है, फिर मैं भी इस सौदे के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आकर्ष ने कहा। कैसी शर्त? राजकुमार सूर्यवर्धन ने उत्साहित स्वर में पूछा। शर्त यह है कि मैं कब, कहां पर और कैसे प्रहार करूंगा इसकी जानकारी मैं किसी के भी साथ साझा नहीं करता। आपका काम मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे काम के तरीके में आप दखलंदाजी नहीं देंगे। आकर्ष ने जवाब दिया। बिल्कुल, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। राजकुमार ने तुरंत उसकी बात मान ली। इसके बाद समय व्यर्थ न करते हुए उसने अपनी जादुई अंगूठी में से 2 देव अभिलेख निकालकर सामने की टेबल पर रख दिए। इसमें निर्माण विधि है और यह है ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला। राजकुमार ने दोनों देव अभिलेख की तरफ इशारा करते हुए आकर्ष से कहा। यहाँ पर राजकुमार बड़े ही ध्यान से आकर्ष के चेहरे के भाव देख रहा था। उसे यह भी पता लगाना था कि आकर्ष दोनों में से कौन से देव अभिलेख को पहले स्पर्श करता है। उसका मानना था कि आकर्ष पहले ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला वाले देव अभिलेख को लेगा क्योंकि वह उसके लिए ज्यादा जरूरी थी। लेकिन आकर्ष ने पहले उस देव अभिलेख को नहीं लिया। उसने उस देव अभिलेख को लिया जिसमें महामंत्र गोली की निर्माण विधि थी। यह देखकर राजकुमार एक बार के लिए चौंक पड़ा। इसके बाद जो हुआ उसके बाद तो राजकुमार के हैरानी की कोई सीमा न रही। आकर्ष ने देव अभिलेख पर सीधी अपनी ऊर्जा प्रवाहित की और अंदर जो भी जानकारी लिखी थी उसको सीधा अपने मस्तिष्क में भेज दिया। आप एक रसायन शास्त्री हैं? राजकुमार ने चौंकते हुए पूछा। उसने यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि उसके हिसाब से रसायन शास्त्री के अलावा कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर उस निर्माण विधि को अपने मस्तिष्क में संरक्षित नहीं कर सकता था। हाँ, आकर्ष ने एक स्वर का जवाब दिया और फिर ध्यान से पूरी निर्माण विधि को पढ़ने लगा। उसका ध्यान तो निर्माण विधि पर केंद्रित हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ राजकुमार सूर्यवर्धन की आंखें खुशी से चमकने लगी थी। उसके अनुमान के मुताबिक आकर्ष कम से कम माध्यमिक श्रेणी का रसायन शास्त्री तो हो सकता था। अगर वह उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री बन जाता है तब तो उसको नाग शक्ति देव गुरुकुल जैसे बड़े गुरुकुल में शामिल होने के लिए मुकाबला करने की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ अपने रसायन शास्त्री की पहचान के साथ ही वह काफी आसानी से इस बड़े गुरुकुल का एक एल्डर बन सकता था। दूसरी तरफ आकर्ष का ध्यान अभी भी निर्माण विधि पर था। निर्माण विधि को पूरा पढ़ने के बाद उसने दूसरे देव अभिलेख की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। इस देव अभिलेख में ऊर्जा स्तरीय युद्ध कला थी। उसके पास 1 साल का समय था। अगर वह अच्छे से इस युद्ध कला का इस्तेमाल करें तो काफी आसानी से अपने ऊर्जा स्तर में बड़ी वृद्धि कर सकता था और मुकाबले के लिए अपने आप को और भी बेहतर तरीके से तैयार कर सकता था। आकर्ष भाई, इस सौदे के बाद आप अग्रवाल परिवार की सराय में नहीं रह सकते। आपको मेरे भवन में रहना होगा। राजकुमार सूर्यवर्धन ने आकर्ष को प्रस्ताव देते हुए कहा। पर यह किसी प्रस्ताव से ज्यादा आकर्ष के लिए शर्त लग रही थी। आकर्ष ने ध्यान से राजकुमार सूर्यवर्धन के चेहरे के भाव देखे तो उसे समझ में आया कि राजकुमार सूर्यवर्धन का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर नुकसान पहुंचाने का इरादा होता तो वह कभी भी उसके साथ अपनी 2 कीमती वस्तुएं साझा नहीं करता। राजकुमार, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सराय में ही ठीक हूं। अगर आपको चौथे राजकुमार की चिंता है तो आप उसकी तरफ से पूरी तरह चिंता मुक्त हो जाइए। मुझे नहीं लगता कि वह इतना मूर्ख होगा कि मुझे निशाना बनाकर अपने लिए ही मुसीबत खड़ी करेगा। आकर्ष ने कहा। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं चिंतित इसलिए नहीं हूं कि मेरा चौथा भाई आपको निशाना बना सकता है। यह तो मुझे भी पता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह बिना आपकी पहचान जाने आपको निशाना बना ले। अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वह अब तक सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर चुका होता। मुझे असली चिंता तो देशमुख परिवार की तीसरी बेटी की है।
तीसरी बेटी चौथी बेटी से बिल्कुल अलग है। चौथी बेटी ज्यादा से ज्यादा चौथे राजकुमार को आप पर प्रहार करने के लिए उकसा सकती है, लेकिन तीसरी बेटी ताकत के मामले में बिल्कुल ही अलग स्तर पर है। वह अद्वितीय भूमि के 3 सबसे शक्तिशाली देव गुरुकुलों में से एक ऊर्णनाभ गुरुकुल के पूर्व गुरुकुल प्रमुख की शिष्या है। अभी के समय इस गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख पूर्व गुरुकुल प्रमुख का दूसरा शिष्य है, जो रिश्ते में इस तीसरी बेटी का गुरु भाई लगता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यह लोग आपके लिए कितना बड़ा खतरा है। राजकुमार सूर्यवर्धन ने चिंता से भरे स्वर में जवाब दिया। आकर्ष उसके लिए वह अस्त्र था जो उसके दुश्मनों को काटने वाला था। जब तक असली दुश्मन सामने ना आ जाए, वह इस अस्त्र का इस्तेमाल नहीं करने वाला था। ऐसे में अगर दूसरी जगह पर अस्त्र को इस्तेमाल करना पड़े तो उसका चिंतित होना तो स्वाभाविक था।